गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप लोगों का एसएसवी ऑनलाइन एजुकेशन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है स्टालिन। हम लोगों ने ऑलरेडी लेनिन के बारे में पढ़ चुका है, तो आज हम लोग देखते हैं स्टालिन के युग के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि 1924 जनवरी महीने में लेनिन की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसके दल के 4 प्रमुख व्यक्ति रहते हैं: जिनोनेव, कामानेव, स्टालिन और ट्राटस्की। जिसमें स्टालिन और ट्राटस्की प्रमुख थे, जिनमें उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है। दोनों के विचारों में मतैक नहीं था। दोनों के विचार एक दूसरे के विरोधी थे। ट्राटस्की का कहना था कि समाजवाद को पूरे विश्व में फैलाना चाहिए, जबकि स्टालिन का कहना था कि अगर रूस में यह सफल हो जाएगा तो संसार इसे अपने आप अपना लेगा। अंततः इस संघर्ष में स्टालिन विजयी रहता है और इसके बाद से इसे रूस में स्टालिन के युग के नाम से भी जाना जाता है। स्टालिन का जन्म 1876 ईस्वी में जॉर्जिया या गोरी नामक नगर में एक कृषक परिवार में हुआ था। जिसके पिता व्यवसाय से एक मोची थे जो उसे पादरी बनाना चाहते थे, किंतु स्टालिन जन्म के बाद से ही मार्क्स के सिद्धांतों का अनुयायी था तथा वह लेनिन के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का सदस्य बन गया था तथा लेनिन के सिद्धांतों पर चलने लगा था, जिसकी वजह से कई बार वह जेल भी गया। जैसा कि ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर चुका है कि ट्राटस्की और उसके समर्थकों का कहना था कि साम्यवादी क्रांति का प्रसार संसार भर में करना चाहिए, जबकि स्टालिन एवं उसके समर्थकों का मानना था कि रूस में यह क्रांति सफल हो जाएगी तो विश्व के देश स्वतः उसका अनुसरण करेंगे। अर्थात ट्राटस्की जो है साम्यवाद के क्रांतिकारी अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थक था और स्टालिन रूस की राष्ट्रीयता का समर्थक था। ये सर्वप्रथम रूस में होनी चाहिए। देखिए, रूस की स्थिति काफ़ी ख़राब थी, जिसे कि इसको सुदृढ़ करना था, उसको सुधारना था, जिसके लिए स्टालिन ने एक तानाशाह की प्रवृत्ति को अपनाया और रूस के उत्थान के लिए प्रयास किया, जिसके लिए इसने सभी क्षेत्रों में कार्य किया। तो आइए हम उसके कार्यों के बारे में बात करते हैं। तो रूस की प्रगति के लिए स्टालिन ने जो कार्य किए उसको हम 2 श्रेणियों में देखेंगे। प्रथम तो उसकी गृह नीति। सबसे प्रथम बात थी कि रूस की स्थिति में सुधार के लिए स्टालिन ने पंचवर्षीय योजनाओं का सहारा लिया। उसने 1925 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया, जिसके माध्यम से पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गईं और उसके माध्यम से रूस में विकास कार्यों को अंजाम दिए जाने का प्रयास किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए कार्य किया गया, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास के लिए कार्य किया गया। इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से स्टालिन ने रूस को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बना दिया। इसके बाद रूस ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कार्य किया तथा 13 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कर दिया। स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए उसने पुरुषों के समान स्त्रियों को भी अधिकार प्रदान किए। इसके अलावा जो क्रांति के विरोधी थे, जो समाजवाद के समर्थक नहीं थे, उनका इसने दमन किया। इसके बाद स्टालिन ने 1936 ईस्वी में एक नवीन संविधान लागू किया, जिसके आधार पर रूस में शांति और कानून व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया। नवीन संविधान
के माध्यम से रूस में संघ राज्य की स्थापना की गई और इस नवीन संविधान के द्वारा बने देश को समाजवादी गणराज्य संघ कहा गया। इस संघ में कुल 11 गणराज्य थे, जिसे कि सोवियत संघ भी कहा जाता है। इस संविधान के द्वारा सर्वोच्च शक्ति सुप्रीम काउंसिल में निहित थी। सुप्रीम काउंसिल की एक कार्यकारिणी थी जिसे प्रेसिडियम कहा गया। सुप्रीम काउंसिल की अन्य समितियों को लोक प्रबंधन परिषद कहा गया। संसद में 2 सदन थे, संघीय परिषद व राष्ट्रीयताओं की परिषद, जिनके माध्यम से कार्य किया जाता था। तो आप देखेंगे 1936 ईस्वी के रूसी संविधान में प्रेसिडियम, जिसको कि सुप्रीम काउंसिल भी कहा जाता था, ये 2 पार्ट में विभाजित थी। संघीय परिषद जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जिनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता था, तथा दूसरी राष्ट्रीयताओं की परिषद जिसमें राष्ट्रीय जातियों व राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित सदस्य होते थे, जिनका भी कार्यकाल 4 वर्ष का होता था। तो इस तरह से अपने गृह नीति के माध्यम से रूस के आंतरिक स्थिति में सुधार का प्रयास किया तथा विश्व पटल पर रूस की प्रसिद्धि के लिए उसने जो कार्य किया उसका अध्ययन हम उसकी विदेश नीति के अंतर्गत करेंगे। उसकी विदेश नीति के अंतर्गत उसने जो पहला काम किया तो उसने तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना की। देखिए, अब तक जो था हम संपूर्ण विश्व 2 तरह से 2 गुटों में बटा था। एक था पूंजीवादी और दूसरा आप देखेंगे सामान्य। यहाँ पर एक तीसरे गुट का ये निर्माण कर रहा है जिसे तृतीय इंटरनेशनल कहा जाए, तो जो है समाजवाद। अब यहाँ पे जोर दिया जाएगा कि जो उद्योग धंधे हैं उनका केंद्रीकरण सरकार के हाथों में किया जाए, और यह एक क्रांतिकारी कदम था। अभी तक कोई देश ऐसा नहीं था जो पूंजीवाद का विरोध करे और समाजवाद को बढ़ावा दे, लेकिन रूस ऐसा पहला देश था जिसने किसानों और मजदूरों के लिए उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण किया तथा समाजवाद को बढ़ावा दिया। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो मजदूरों और श्रमिकों को उनके अधिकार दिलाने के लिए प्रथम प्रयास रूस द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा नई आर्थिक नीति। अब रूस की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए स्टालिन ने नई आर्थिक नीति लागू किया। तथा विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया। इसके अलावा विदेशों से संपर्क किया, राष्ट्र संघ में सम्मिलित होकर सहयोग का वचन दिया। आप देखेंगे कि हिटलर की बढ़ती शक्ति के कारण इसने पहले फ्रांस से संधि किया और फिर बाद में जर्मनी के साथ भी संधि करता है। अगर रूस की विदेश नीति को देखा जाए तो इसकी विदेश नीति पहली तो स्थिति 1917 से 1921 ईस्वी तक, जिसमें कि लेनिन द्वारा बोल्शेविक क्रांति को किस प्रकार विश्वव्यापी बनाया जाए तथा पश्चिमी देशों द्वारा किए जा रहे साम्यवाद के विरोध का सामना किस प्रकार किया जाए, इसके लिए रणनीति बनी। लेनिन ने कहा यूरोप में एक समाजवादी क्रांति होगी। यह एक वैज्ञानिक भविष्यवाणी है। इस भविष्यवाणी को साकार रूप प्रदान करने के लिए साम्यवादियों ने विश्व के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हें अपने बंधनों के अतिरिक्त और कुछ नहीं खोना है। इस तरह से आप देखें तो ये
मजदूरों और किसानों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा अगर विदेश नीति का द्वितीय कार्यकाल देखा जाए तो 21 से 34 ईस्वी तक का है, जिसमें रूस ने अपनी आंतरिक स्थिति व जर्जर आर्थिक स्थिति के कारण अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया। तथा इसके आगे 1934 और 1938 ईस्वी तक रूस में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थीं जो कहीं न कहीं विदेश नीति को प्रभावित कर रही थी। इसी काल में जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ, जो साम्यवाद का घोर दुश्मन था तथा साम्यवाद को जड़ से समाप्त करना चाहता था। तो रूस के लिए आवश्यक हो गया कि वह अपनी सुरक्षा के लिए पश्चिमी राष्ट्रों से मित्रता करे। अतः रूस ने पोलैंड, ईरान, अफगानिस्तान आदि के साथ समझौता किया। रूस की इस नीति को फाशिस्टवादी शक्तियों ने गंभीरता से लिया व साम्यवाद के विरुद्ध एंटी कमिंटर्न समझौता भी किया। इस प्रकार 34 से 38 के मध्य रूस ने पश्चिमी देशों के साथ सहयोग की नीति अपनाई, किंतु व्यवहारिक रूप से यह मित्रता वास्तविक न हो सकी। रूस की विदेश नीति 1934 से 39 तक रूस को यह ध्यान देना था कि जर्मनी से उसे युद्ध नहीं करना था, इसलिए उसने जर्मनी के साथ अनाक्रमण संधि की। अगर हम लोग इस तरह से आप देखें कि स्टालिन जो है एक प्रतिरक्षात्मक संधि अन्य राष्ट्रों के साथ कर रहा है। अगर हम लोग संक्षेप में उसका मूल्यांकन करें तो निस्संदेह कह सकते हैं कि वह एक योग्य प्रशासक था। उसने वास्तविक अर्थों में रूस का निर्माण किया। जिस समय वह शक्ति में आया, रूस की आंतरिक स्थिति जर्जरित थी, विदेशों में सम्मान नहीं था, रूस को एक पिछड़ा हुआ देश माना जाता, किंतु अपनी कुशल नीतियों और तानाशाही प्रवृत्ति से उसने रूस को एक शक्तिशाली देश बनाया। इसके साथ ही रूस को एक संविधान प्रदान किया जो आज भी लगभग उसी रूप में विद्यमान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसने न केवल रूस के लिए सम्मान अर्जित किया, वरन रूस को विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में ला खड़ा किया। स्टालिन के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए वेंस महोदय ने कहा है कि 1941 ईस्वी में रूस नेतृत्व, जनशक्ति, सैन्य शक्ति, कृषि एवं औद्योगिक संसाधनों के कारण उस पर होने वाले आक्रमण का सामना करने के लिए 1914 की तुलना में कहीं अधिक सुसज्जित था। निसंदेह यह सब कुछ रूस को स्टालिन से उपलब्ध हुआ था। 6 मार्च 1953 ईस्वी को स्टालिन की मृत्यु हो जाती है। अगर देखा जाए तो स्टालिन एक तानाशाह था और तानाशाही पर तो इसने लोगों को कहीं न कहीं कुछ परेशान भी किया था, लेकिन अगर इसके सुधार कार्यों को देखा जाए तो वो रूस जो कि विभिन्न देशों से पराजित हुआ, गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था, उसको संगठित करता है और उसे विकसित राष्ट्रों के श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।